Assalamu alaikum everyone. This is me, Nadia Sarwar. Welcome to the second lecture of a green evaluation of existing analytical methods. Today we are going to discuss about the evaluation of contact of operators with reagent and waste, and the second point is the evaluation of energy consumption. So let's move towards our topic, that is the contact of operator with the reagent and waste. इस टॉपिक के अंदर हमने देखना है कि एनालिटिकल मैथडोलॉजीज़ जो हम लैब के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं उस पर हम क्या करते हैं, हम केमिकल्स, रीजेंट्स और सॉल्वेंट यूज़ कर रहे होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी डेंजरस है, और इसके अलावा एनालिस्ट जो काम कर रहा होता है उन केमिकल्स के साथ डील कर रहा होता है उनके लिए भी ख़तरे का बायस है। मीन्स के एक्सपोयर कर सकते हैं। क्यों एक्सपोयर करेंगे? क्योंकि दे आर टॉक्सिक इन नेचर। इसके अलावा बायो एक्यूमुलेटिव होते हैं। बायो एक्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई केमिकल हो जो कि अपने नॉर्मल रेट से ज़्यादा फास्टर रेट पर एब्जॉर्प्शन शो करे और फिर एक्सक्रीशन और कैटाबोलिज्म के थ्रू लॉस्ट हो जाए। ठीक है। इसके बाद है परसिस्टेंट केमिकल्स। परसिस्टेंट केमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि जैसे कि हमारे पास क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इनको जब हम यूज़ करते हैं ना तो ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर फैल जाते हैं। तो फिर इनको हमारे इन्वायरमेंट से रिमूव करना हमारे लिए सालों तक पॉसिबल नहीं रहता। सो इनको हम कहते हैं कि दे आर परसिस्टेंट केमिकल्स। और वो कौन से वेज हैं कि ये केमिकल्स जिनके ज़रिए से ये केमिकल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकती हैं, उनके लिए 3 मेन रूट्स हैं जिनके ज़रिए से बॉडी में एंटर होती हैं। दैट इज़ द कॉन्टैक्ट, इन्हेलेशन और एक्सक्रेशन। जब जब कोई जब कोई एनालिस्ट जो है काम कर रहा है लैब के अंदर थ्रू एनालिटिकल मैथडोलॉजीज, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो गैशियस वेपर पार्टिकल्स होंगे वो इन्हेलेशन के ज़रिए से बॉडी के अंदर एंटर होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके अलावा हमारी जो आइज़ हैं ये भी एक्सपोज हो सकती हैं। ठीक है। और जब जब किसी केमिकल के साथ हमारी स्किन का कांटेक्ट होता है तो एसिड बेसिस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो जो है एक्सपोयर कर सकते हैं, हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसके दौरान क्या होगा कि एसिड बेसिस या मेटल आइंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर थ्रू आवर माउथ एंटर हो सकते हैं। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जब लैब में काम करें तो मास्क वगैरह पहनना चाहिए। ठीक है। मास्क पहनना चाहिए, ग्लव्स। सो एनालिटिकल लेबॉर्ट्री के अंदर जो हमारे पास इंजेक्शन के ज़रिए से जो हमारे पास कॉन्टैक्ट रिस्क हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय अवॉइडिंग द ओल्ड प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर हम क्या करते थे कि हम ऑरल पिपेटिंग कर लेते थे, अपने सोल्यूशन को पिपेट आउट करते थे ऑरली। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम ऑरल पिपेटिंग की जगह पर इसके मुतबादिल में हम सक्कर्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि हम इंजेक्शन के ज़रिए से एक्सपोजर को एलिमिनेट कर सकें। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कॉन्टैक्ट रिस्क। कॉन्टैक्ट रिस्क में क्या होता है कि हम अपने स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स को यूज़ करते हुए, स्टैंडर्ड सेफ्टी लैब रूल्स को यूज़ करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करते हैं केमिकल्स और सॉल्वेंट रीजेंट्स वगैरह से। उसमें हमारे पास स्किन है, स्किन को हम प्रोटेक्ट करेंगे लैब कोट पहनकर, और इसके अलावा अपने हैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे बाय वेयरिंग ग्लव्स, और आइज़ को प्रोटेक्ट करेंगे प्रोटेक्टिव ग्लासेस को यूज़ करते हुए। सो हम कह सकते हैं कि इन फील्ड ऑपरेशंस के अंदर सैम्पलिंग आ जाती है और सैम्पल प्री ट्रीटमेंट आती है। इस दौरान हम कॉन्टैक्ट रिस्क को प्रोटेक्टिव मींस के प्रोटेक्टिव ग्लासेस को यूज़ करते हुए, अपना लैब कोट यूज़ करते हुए और ग्लव्स वगैरह यूज़ करते हुए कॉन्टैक्ट रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम अपने प्रीलिमिनरी स्टेप्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास सैम्पलिंग आती है। सैंपल को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं और इसको इसकी स्टोरेज आ जाती है, जैसे कि हमने इसको सेव करना होता है। और अगर हम लैब स्टेप्स की बात करें तो उसके अंदर सैंपल प्री ट्रीटमेंट आ जाती है, जिसके अंदर हम सबसे पहले सैंपल को वेट करते हैं। अगर तो वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम क्रशिंग वगैरह करते हैं। इसके बाद सैंपल डाई सोल्यूशन आ जाता है, जैसे कि हमने सैंपल को मींस के सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करना, मींस उस तरह से उसको हम कहेंगे कि सैंपल डाई सोल्यूशन।
फिर हम एनालाइट की एक्सट्रैक्शन करेंगे, मींस के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारे पास एनालाइट मौजूद है, तो हमने अपनी डिज़ायर्ड एनालाइट जो है उसके अंदर से हमने उसको निकालना है, उसको हम कहेंगे एनालाइट एक्सट्रैक्शन। फिर हमने सेपरेशन करनी है, सेपरेशन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट और वेस्ट जो होगा वो साइड पर चला जाएगा, और एनालाइट जो होगी उसको हमने निकाल लेना है, अपनी जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होगी उसको। जब हम क्लिनिकल और इन्वायरमेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो डेफिनेटली इस एनालिसिस के दौरान और सैम्पल्स का और एनालिस्ट का कांटेक्ट होगा आपस में। तो ये सैम्पल्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं इसके अंदर हमारे पास सॉल्वेंट होते हैं और रीजेंट होते हैं। ये सॉल्वेंट और रीजेंट टॉक्सिक और हैज़ार्डियस कंपोनेंट रखते हैं, इनके अंदर टॉक्सिक और हैज़ार्डियस कंपोनेंट मौजूद होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर अटेंशन पे करनी चाहिए और हमें प्री एग्जिस्टिंग डाटा से जो हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में बताया जाता है, या हमें जो हम पीछे MSDS पढ़ चुके हैं जो हमें बताता है कि हमने किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से हमने हैज़ार्डियस इफेक्ट्स को मिनिमाइज़ करना है, हमें उसे प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर डिटेल प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए खुद को पोटेंशियल रिस्क से बचाना चाहिए। एनालिस्ट जो है वो ऐसे स्टेप्स लेगा MSDS को फॉलो करते हुए ताकि वो पोटेंशियल रिस्क को मिनिमाइज़ कर सके ड्यूरिंग दिस एनालिसिस। इस एनालिसिस के जो फर्स्ट स्टेप्स हैं हमने यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि इनको ऑटोमेट करना, मींस के ऑटोमेटिक इक्विपमेंट से परफॉर्म करवाना जो है बहुत मुश्किल है। इन फर्स्ट प्रीलिमिनरी स्टेप्स जो होते हैं एनालिसिस के, उनके दौरान एनालिस्ट का और सैम्पल का जो कांटेक्ट होता है वो मैंडेटरी होता है। तो ये तो हम कॉन्टैक्ट रिस्क की बात की, कॉन्टैक्ट रिस्क किस तरह से होते हैं और उनको हम किस तरह MSDS को फॉलो करते हुए खुद को बचा सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन्हेलेशन की। इन्हेलेशन एक सिंगल रूट है जिससे टॉक्सिक मटेरियल जो है वो हम एनालिस्ट की या ऑपरेटर की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है ड्यूरिंग द सैम्पल स्टोरेज या फिर सैम्पल ट्रांसपोर्ट। तो हमें क्या करना है कि जब हम सैम्पलिंग या सैम्पल ट्रीटमेंट कर रहे हों तो हमें खुद को इससे बचाने के लिए क्या करना होगा, हमें मास्क वगैरह यूज़ करना होगा। और ये इन्हेलेशन के थ्रू हम टॉक्सिक मटेरियल जो है हमारी बॉडी में या एनालिस्ट जो वर्कर काम कर रहा होगा उसकी बॉडी में तब जा सकते हैं जब वो गैशियस कंपाउंड्स के साथ डील कर रहा हो और उसके अंदर वेपर्स और पार्टिकल्स मौजूद हों। यहाँ पर हमें ख्याल रखना है कि जब हम लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशन करवा रहे हो तो हमें फ़िक्स टेम्परेचर यूज़ करना है, ठीक है। फ़िक्स टेम्परेचर यूज़ करना है, इससे क्या होगा कि सॉलिड और लिक्विड वेपर्स जो होंगे वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाएंगे और ट्रांजिशन जो होंगी फ्रॉम सॉलिड्स या फिर लिक्विड टू गैशियस मॉलिक्यूल्स वो डिपेंड कर रही होंगी बॉइलिंग टेम्परेचर पर या सब्लिमेशन टेम्परेचर पर, या फिर सेकंड हमारे पास है वेपर प्रेशर पर डिपेंड कर रही होंगी। और जब हम लो टेम्परेचर की बात करें कि लो टेम्परेचर पे जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ऑपरेटर का टॉक्सिक वेपर्स के साथ कांटेक्ट होता है क्योंकि उसके अंदर हम डील कर रहे होते हैं वोलेटाइल कंपाउंड्स के साथ या फिर इजीली वोलेटाइल एलिमेंट्स के साथ। तो हमें यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्गली हमें एनालिटिकल मेथड को ग्रीनर बनाने के लिए जो रिकमेंडेड चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमने ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हेलेशन के थ्रू रिस्क्स को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रोटेक्शन मास्क यूज़ करना है ताकि हम इसकी जो इन्हेलेशन है टॉक्सिक वेपर्स की उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। जब हमारे पास वोलेटाइल सेमी वोलेटाइल्स कंपाउंड्स या एलिमेंट्स पाए जा रहे हो हमारे एनालिसिस के दौरान। हमने इन फील्ड ऑपरेशंस के दौरान और ट्रांसपोर्ट जब हम करवा रहे हों या फिर हम स्टोरेज कर रहे हो तब हमने प्रोटेक्शन मास्क यूज़ करना है। और इसके अलावा सॉल्वेंट वोलेटाइल सॉल्वेंट रीजेंट सैम्पल्स जो हम मैनिपुलेट करवाते हैं या हम यूज़ करते हैं, हमने उनको क्या करना है, हमने फ्यूम हुड के ज़रिए से फ्यूम हुड के अंदर हमने उनको मैनिपुलेट कराना है, यूज़ करना है और हमने वहाँ पर फ़िल्टर्स भी यूज़ करने हैं ताकि हम इन्वायरमेंट के अंदर उनके वेपर्स की एमिशंस को मिनिमाइज़ कर सकें या फिर कम कर सकें। यहाँ तक तो हमने बात की कि रीजेंट्स का
जब कांटेक्ट होता है ऑपरेटर के साथ तो कौन कौन से रिस्क, कौन कौन से हैज़र्ड्स हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वेस्ट हैंडलिंग की, वेस्ट डिस्पोजल की। तो हमें ये अपने माइंड में रखना है कि वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट हैंडलिंग जो है ये भी फ्री ऑफ रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वेस्ट डिस्पोजल हम करवा रहे होते हैं तो वहाँ पर सैम्पल्स के जो मिक्सचर होते हैं, एनालाइट्स जो होते हैं या रीजेंट्स हमने यूज़ किए होते हैं, उनका जो वेस्ट होता है उनका आपस में कांटेक्ट हो रहा है, वो उसके नतीजे में क्या होता है, हमारे पास एक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है। दिस वन इज़ अ साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि जब दो केमिकल्स आपस में मिलेंगे तो उनका इफेक्ट जो होगा, उनकी स्ट्रेंथ जो होगी हैज़र्ड पहुंचाने की, वो बढ़ जाएगी। इसकी एनालॉजी हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे हमें हेडेक हो रही हो सीवियर किस्म की, तो हम क्या करते हैं, हम एक टैबलेट लेने की बजाय हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट टैबलेट का कॉम्बिनेशन बना कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो पेन हमें हो रही होती है उसका इफ़ेक्ट जो है वो जल्दी कम हो जाता है। मींस कि जो हमने पेन किलर लिया होता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सो हमें जल्दी रिलीफ मिल जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं केमिकल्स की। जब हम बात करते हैं तो इसमें साइनर्जिस्टिक इफेक्ट जो होता है, वहाँ पर दो केमिकल्स के मिलने से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सो उसका रिज़ल्ट जो होगा वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बेशक वो हैज़र्डियस हो, बेशक वो कोई ग्रीनर इफेक्ट आए उसका। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस साइनर्जिस्टिक इफेक्ट से बचने के लिए गुड लैब प्रैक्टिस अप्लाई करनी चाहिए टू द नॉन क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़ फॉर द असेसमेंट ऑफ द केमिकल्स, ताकि जो ह्यूमंस को या एनिमल्स को या इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंच रहा है उसको हम सेफली कंट्रोल कर सकें। सो GLP की जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो ये है कि इसमें हम ऐसे प्रिंसिपल्स का एक सेट फ्राहम करें जो हमें एक फ्रेमवर्क दे रहा हो, जिसके अंदर हम लैब स्टडी को प्लान कर सकें, परफॉर्म कर सकें, मॉनिटर कर सकें, रिकॉर्डेड हो और रिपोर्ट कर सकें और अचीव भी कर सकें। सो इस तमाम स्टडी से हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा डाटा जनरेट करते हैं जिससे हम हैज़र्ड्स और रिस्क को कम कर सकते हैं टूवर्ड्स द यूज़र्स, कंज्यूमर्स एंड इन्वायरमेंट। तो हमने इसको असेस करना है थ्रू प्री क्लिनिकल स्टडीज़ फॉर फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डिटर्जेंट्स एंड ऑल। तो GLP जो है ये हमें हेल्प करती है, एश्योर करती है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो डाटा सबमिट करवा रही हैं वो हमारी स्टडी का, हमारे एनालिसिस का ट्रू रिफ्लेक्शन है, मींस के ट्रू रिज़ल्ट है उसका, ताकि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जब वो सेफ्टी असेसमेंट्स कर रहे हों तो उस रिज़ल्ट पर रिलाई कर सकें, मींस के डिपेंड कर सकें कि ये रिज़ल्ट ठीक था, तो इसके नतीजे में ये रिस्क हमारे पास आ रहे थे, तो हमने अब ये चीज़ें फॉलो करनी है नेक्स्ट। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि एनालिटिकल मेथड को ग्रीनर बनाने के लिए ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है कि हम अपने एनालिसिस के जितने ज़्यादा स्टेप्स को जितनी जल्दी ऑटोमेट कर सकें, मींस ऐसे इक्विपमेंट से परफॉर्म करवा सकें कि जो ऑटोमेट हो, ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स हम उनको कह सकते हैं, उनके ज़रिए से परफॉर्म करवाएं, ताकि एक तो सैम्पल्स जिसमें रीजेंट और सॉल्वेंट आते हैं उनका एनालिस्ट के साथ कांटेक्ट कम हो सकेगा और उसको हम एक क्लोज इन्वायरमेंट के साथ के अंदर परफॉर्मेंस करवाएं, ताकि उनके वेपर्स की जो एमिशन होती है इन्वायरमेंट के अंदर उसको भी हम मिनिमाइज़ कर सकें, कम कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्टेक्ट of user or consumer or analyst with the waste. So let's discuss about the evaluation of energy consumption के हम during our analysis हम किस तरह से energy consume कर रहे होते हैं तो अब हम बात करते हैं कि ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स की करेक्ट एवेलुएशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने रीजेंट्स और सॉल्वेंट्स की रिडक्शन करवानी है या फिर रिप्लेसमेंट करवानी है, और इस रिडक्शन और रिप्लेसमेंट के दौरान हमने अपने इनर्जेटिक एस्पेक्ट्स को भी मद्देनज़र रखना है, ताकि हमें अपने इन्वायरमेंटल साइड इफ़ेक्ट्स की एक कंप्लीट पिक्चर मिल सके। सो जब हम एनर्जी कंजप्शन करते हैं तो वो डिपेंड कर रही होती है ऑन द वोल्टेज, और हमें ज़्यादा मैक्सिमम पावर रिक्वायर्ड होती है, और वो मैक्सिमम पावर हमें किस लिए चाहिए होती है, फॉर द केमिकल मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, अपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं या फिर ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, उनको हम एनर्जी फ्राहम करते हैं इन वॉट्स।
जब इन वॉट्स हम उनको एनर्जी देते हैं तो उसके नतीजे में हमें बेस्ट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस मिल जाती हैं। तो इन फैक्ट ऑन कंसिडरिंग द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ अ मेथड हमें पता चल अगर हम एक मेथड के डिफरेंट स्टेप्स को क्लियरली देखें तो हमें पता चलेगा कि सैम्पल स्टोरेज और प्रिजर्वेशन जो है इसके अंदर हम ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और इसके अंदर कॉन्टीन्यूसली एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। किस तरह से? वो इस तरह से कि जब हमने कोई सैम्पल को प्रिजर्व करना है, सेव करना है या स्टोरेज करनी है उसकी, तो हमें अपने रेफ्रिजरेटर्स और फ्रीज़र्स को कंटिन्यूसली स्विच्ड ऑन रखना पड़ेगा। और इसके तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑन फील्ड मेथड जो हैं एनालिसिस के, उसके अंदर एनर्जी कंजप्शन जो है रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। सो वी हैव टू मूव, जैसे जैसे हम अपने सैम्पल की अमाउंट को कम करते जाएंगे वैसे वैसे इनडायरेक्टली एनर्जी कंजप्शन जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। सो जब एनर्जी कंजप्शन रिड्यूस होगी तो उसके नतीजे में हमारे पास जो हम फ्रीज़र्स और रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं उनकी अमाउंट जो होगी या उनकी क्वांटिटी जो होगी वो भी हमें कम चाहिए होगी। सो सैम्पल ट्रीटमेंट के जो हमारे पास स्टेप्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर हाई टेम्परेचर चाहिए होता है जिससे एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही होती है। और हमें इस बात को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि हम मूव करें फ्रॉम द हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट टू द ऐसा मेथड जिसके अंदर हम ज़्यादा टाइम के लिए हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं, वहाँ से हमें शॉर्ट ड्यूरेशन वाले मेथड की तरफ जाने की ज़रूरत है जिसके अंदर हम रिड्यूस टेम्परेचर या लो पावर यूज़ कर रहे हों। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ऐसा मेथड आ जाए कि उसके अंदर हम रूम टेम्परेचर पर अपनी सैम्पलिंग या ट्रीटमेंट करवा रहे हों सैम्पल की। सो जब हम बात करते हैं सैम्पल डाइजेशन और एनालाइट एक्सट्रैक्शन की, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, क्लासिकल मेथड यूज़ करते थे जिसके अंदर हमें ज़्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता था ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए और हाई पावर रिक्वायर्ड होती थी। ठीक है, और तो अब हम मूव कर रहे हैं क्लासिकल मेथड से ड्राई एशिंग एंड वेट एशिंग की तरफ, जिसके अंदर हम माइक्रोवेव असिस्टेड ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, प्रेशराइज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं। प्रेशराइज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या चीज़ है? इसके अंदर हम, जैसे नाम से ज़ाहिर है, प्रेशराइज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मींस के हाई प्रेशर प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारा सॉल्वेंट जो होगा वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और इसके अंदर टेम्परेचर हमें कम रिक्वायर्ड होगा। और थर्ड मेथड है इसके अंदर सोनिकेशन के अंदर हम साउंड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अपने सैंपल को कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एगिटेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं साउंड एनर्जी की वजह से। ठीक है, साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री से हमें ये रिज़ल्ट मिलता है कि जब हम क्लासिकल मेथड से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ मूव करते हैं तो हमारे लिए एनर्जी की कंजप्शन जो है वो भी कम हो जाती है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है सैम्पलिंग के लिए या सैम्पल ट्रीटमेंट के लिए। और जब हम बात करते हैं अपने सैम्पल सेपरेशन की और मेजरमेंट स्टेप्स की, तो उसके दौरान हमारे मैट्रिक्स इफेक्ट जो है वो भी कम हो जाते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पावर कंजप्शन इंस्ट्रूमेंट्स की पावर कंजप्शन की बात जब आती है तो हम कह सकते हैं कि ये वाले मेथड्स जो हैं जिसके अंदर ड्राई एशिंग या वेट एशिंग के अंदर जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे होते हैं, माइक्रोवेव असिस्टेड ट्रीटमेंट, प्रेशराइज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या सोनिकेशन, इसमें हमें लो पावर कंजप्शन रिक्वायर्ड होती है और हीटिंग एज़ कम्पेयर टू हीटिंग अपरेटस। तो हमारे पास कुछ एटॉमिक और आयोनिक टेक्निक्स हैं जिनके अंदर हमें हाई पावर कंजप्शन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जब हम उनकी मिनिएचराइजेशन करवाते हैं तो मिनिएचराइजेशन की टेंडेंसी से उनकी पावर कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो जब हम अपने किसी अनट्रीटेड सैंपल की डायरेक्ट एनालिसिस के लिए सेल्फ सफिशेंट पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया हमने, तो उसका एक पॉजिटिव अफेक्ट आया एनालिटिकल मेथड्स पे, जो हमें फैसिलिटेट कर रहा था कि हम अपने इंटरेस्ट के सैंपल्स को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और उन एक्विपमेंट्स की, इन पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स की या एक्विपमेंट्स की जो एनर्जी थी, पावर कंजप्शन थी, वो भी कम थी एज़ कम्पेयर टू द क्लासिकल वंस। सो हम कह सकते हैं कि हमने एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से जब किसी एनालिटिकल मेथड की ग्रीनिंग करवानी हो तो हमें हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज या हाई एनर्जी से लो
एनर्जी की तरफ मूव करना चाहिए, ताकि हम उसके मिनिएचराइजेशन मेथड को इम्प्रूव कर सकें और इसकी पोर्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकें, ताकि जो हमारे पास पावर कंजप्शन है वो कम हो सके, एनर्जी कंजप्शन कम हो सके और रिजल्ट्स हमारे पास ज़्यादा आ सकें. सो दिस इज़ द figure what we are following in this method. यहाँ पर हमारे पास पहले क्या होता था कि हमें हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होता था, तो हाई वोल्टेज के नतीजे में हाई पावर चाहिए होती थी. बट हम अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लो वोल्टेज यूज़ करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास पोर्टेबिलिटी आती है. पोर्टेबिलिटी में हमें लो वोल्टेज और लो एनर्जी कंजप्शन करनी पड़ती है, जिससे हमारे पास ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और हमारे पास एनालिटिकल मेथड की ग्रीनिंग पॉसिबल हो सकती है. सो जब हम लो पावर यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक तो कंजप्शन जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी. इसके अलावा हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं मींस के इन्वायरमेंट्स के लिए, ह्यूमंस के लिए और जो भी एनालिस्ट काम कर रहा है उनके लिए जो रिस्क से थे या हैज़ार्डियस इफेक्ट थे उनको भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट this is all about today's lecture. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.